नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। दिल्ली के जंतर मंतर में हाल ही में एक प्रोटेस्ट जो है वो खत्म हुआ, जिसके बाद खाली नजर आ रहा जंतर मंतर एक बार फिर से प्रोटेस्ट की आग में जलने को तैयार है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश भर के पेंशन भोगी पिछले काफी समय से मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। इस मांग को लेकर अब पेंशनर्स जो है दिल्ली में देशव्यापी आंदोलन करने जा रहे हैं। इस आंदोलन में मिनिमम पेंशन को बढ़ाने समेत कई मांगे उठाई जाएंगी। कब होगी हड़ताल, क्या है पेंशन धारकों की मुख्य मांग, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी प्रवीण शर्मा। सर, आपका मनी सेंटर में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। तो आज के शो में सबसे पहले सरकार से कौन कर रहा है 7,500 रुपए की मांग, इस मामले को डिकोड करेंगे। उसके बाद क्या भविष्य में यूपीआई पेमेंट पर लगने वाला है कोई अतिरिक्त चार्ज। खबरें तो ऐसी आ रही हैं कि एमडीआर लगेगा, यानी मर्चेंट जो है डिस्काउंट रेट दोबारा लागू किया जाएगा। इस मामले को भी समझने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में निर्मला सीतारमण ने संसद में ऐसा क्या कह दिया जिससे कर्मचारी संगठनों में जो है नाराजगी फैल गई, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंटर की शुरुआत। सर, कल भी हम लोगों ने जो ईपीएस 95 को लेकर बड़ी घोषणा जो आई सरकार की तरफ से, उसको समझने की कोशिश की थी। जो लिमिट थी, जो सैलरी की जो है लिमिट, उसको जो है बढ़ाने की कोशिश की गई थी। कहा गया कि 15,000 के आसपास है, उस मामले को 25,000 तक कर दिया गया। और कल भी इस मामले को हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी कि ईपीएस 95 के तहत जो अभी न्यूनतम पेंशन जो 1,000 रुपये के आसपास मिल रहा है, वो कब जो है 7,500 रुपये या 9,000 रुपये या उससे अधिक जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसी को लेकर आज एक ताज़ा तरीन अपडेट ये आ रहा है सर कि इसको लेकर, इस पूरे मामले को लेकर देशव्यापी जो है आंदोलन जो है धरना प्रदर्शन की बात कही जा रही है। क्या फिर से सर जंतर मंतर पर वैसा ही जो है हंगामा प्रदर्शन देखने को मिलेगा? नहीं, देखिए विशाल, कल सरकार का एक बड़ा फैसला आया जिसमें सीलिंग को बढ़ाया गया। ईपीएफ की आपकी और आपकी ईपीएस की सीलिंग जो है उसको बढ़ाकर 15,000 रुपए से 25,000 रुपए किया गया। लेकिन एक जो बड़ी मांग चली आ रही थी और जो 81 लाख पेंशनर हैं जो ईपीएस के तहत आते हैं, ईपीएस 95 के तहत आते हैं, उन सबकी एक बड़ी मांग इस बात की थी कि साहब ये जो पेंशन मिल रही है, जिसमें बताया ये जा रहा है कि 1171 रुपए एवरेज पेंशन जो तमाम पेंशनर्स हैं उनको मिल रही है, उसको किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। सरकार के साथ उसको लेकर बड़ी एक डिमांड कर्मचारियों की, कर्मचारी संगठनों की चल रही है। और न सिर्फ पेंशनर्स की, बल्कि जो एम्प्लॉयज हैं अभी प्राइवेट सेक्टर में, उनकी भी इस चीज को लेकर डिमांड है। अब इसको लेकर एक नए मोर्चे पर चीजें जाती हुई दिखाई दे रही। सरकार बार बार इस बात से मना कर चुकी है। अभी हाल में इसी संसद के सेशन में हमने ये देखा कि सरकार ने इस बात से मना किया कि साहब हम इसको आगे जो इंक्रीज है 1,000 रुपए से बढ़ाने का, उसको करने की स्थिति में सरकार नहीं है। लेकिन अब जो है यहाँ जो एक संगठन है राष्ट्रीय संघर्ष समिति, उसने ईपीएस 95 से लेकर उसने 7,500 रुपए पेंशन दिए और आपका जो फ्री मेडिकल केयर है जिसमें कर्मचारी या पेंशनर और उसके परिवारीजन, इनको जोड़ने की मांग करने का एक बड़ा आह्वान कर दिया है। 5 अगस्त को बड़े एक आंदोलन की जंतर मंतर पर करने का एक ऐलान कर दिया है। यानी सर कल कल ही है वो दिन? बिल्कुल, कल ये जो है बड़ा एक आंदोलन जो जंतर मंतर पर आयोजित विशाल सिलसिले में हो सकता है। जी जी। तो जो डिमांड्स है उनको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। एक तो है कि जो न्यूनतम पेंशन है वो सीधे 1,000 रुपये से जो बढ़ाकर 7,500 रुपये किया जाए। और कहा जा रहा है कि महंगाई भत्ता जो है, यानी जो डीए है, उसको भी साथ में दिया जाए। पेंशन के साथ डीए को भी जो है मर्ज करने की बात, जैसी जो डिमांड्स जो कर रहे हैं सरकारी कर्मचारी, वैसा ही कुछ डिमांड ये भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि पेंशन के साथ डीए भी मिले, ताकि जो है बढ़ती हुई महंगाई का जो बोझ है वो हम पे कम से कम हो और मुफ्त इलाज की सुविधा मिले। ये भी बात कहा जा रहा है। सभी पेंशनर्स को कहा ने डिमांड की है कि उनके जीवन साथी को जो है फ्री मेडिकल सुविधाएं जो है वो भी दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ये भी बात आ रही है सर। चौथा पॉइंट ये है कि हायर पेंशन मिले। इन तमाम पॉइंट्स को आप कैसे देख रहे हैं सर? 2 पॉइंट्स तो आपने समझा दिया, 7,500 वाला और जो है महंगाई भत्ते वाला, लेकिन इलाज और हायर पेंशन वाला मामला आपसे समझना चाहिए। नहीं, देखिए विशाल, हायर पेंशन और या इलाज या डीए को मर्ज करना, आप इस सबको इस तरह से समझकर देखिए कि अभी 8th पे कमीशन की पूरी प्रक्रिया चल रही है। मीटिंग्स का दौर चल रहा है। सरकार के पास तमाम तरह के जो प्रतिनिधि मंडल हैं वो मिल रहे हैं 8th पे कमीशन से, और सरकार से भारी भरकम जो सैलरी में रेस करने की या डीए को और एचआरए को बढ़ाने की तमाम तरह की इस तरह की डिमांड चल रही है।
9 महीने का लगभग कार्यकाल 8वें कमीशन का पूरा हो गया है। जी। मुझे ये लगता है कि जो जिस तरह की डिमांड्स और जिस तरह की मांगे 8वें कमीशन के साथ हो रही हैं, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को लग रहा है कि संभवतः ये एक ऐसा मौका है, बड़ा मौका है, जहां पर कि वो अपनी पेंशन से जुड़ी तमाम मांगों को सरकार के सामने लाकर रख सकते हैं और इसके जरिए सरकार से अपनी मांगे मनवाने की कोशिश कर सकते हैं। विशाल जी सर, कल भी मैं ये प्रश्न आपसे पूछा था, आज फिर से दोहरा रहा हूँ कि क्या इसको कंटिन्यूटी माने। कल जिस तरह से जो बड़ा कदम उठाया गया, जो वेज सीलिंग की आप बात कर रहे थे कि 15,000 से 25,000 हो बिल्कुल। गया, तो क्या इस तरह का जो दबाव कल अगर मान लीजिए देखने को मिला, और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि संख्या कोई छोटी मोटी नहीं है, 81 लाख लोग हैं जो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल 1100 रुपये के आसपास या 1200 रुपये के आसपास उनको पेंशन मिल रहा है, और उनका यही तर्क है कि आज के समय में कौन सा ऐसा परिवार है जो मात्र 1200 रुपये के आसपास में अपना जो है जीविकोपार्जन जो है चला पा रहा है। तो ऐसे समय में सर क्या सरकार पर दबाव बढ़ेगा और क्या ये बढ़ोतरी हो सकती है बहुत जल्द? नहीं, देखिए जल्द विशाल हो इस बात के आसार कम दिखाई देते हैं, क्योंकि सरकार जो अभी मौजूदा अगर आप सिनेरियो में देखेंगे तो सरकार तमाम तरीके के फिस्कल जो अपनी स्थिति है, फाइनेंशियल पोजीशन है, जी। सरकार उसको उस पर नजर डालती हुई ज्यादा दिखाई दे रही है। जी। सरकार का फोकस वहां है कि खजाने को किस तरह से कंट्रोल रखा जाए। अब और इसके साथ ही सरकार के सामने एक दूसरा बड़ा चैलेंज इस बात का भी है विशाल कि अगले साल ही आप ज्यादा मत मानिए दूर, तो कम से कम ये मानकर चलिए कि अगले साल अगस्त सितंबर या अक्टूबर तक सरकार को 8वें कमीशन की डिमांड को भी लागू करना पड़ सकता है। वहां जब आप एरियर देंगे तो वो भी रकम लंबी चौड़ी होगी। तो मुझे ये लगता है कि ऐसी परिस्थितियों में सरकार जल्दी में तो आपका 7,500 रुपए पेंशन करने वाली है नहीं, ओके। लेकिन हाँ, इसको लेकर आप ये मानकर चलिए कि ये मसला रुकेगा नहीं, ये मसला आगे बढ़ेगा। और अगर सरकार 8वें कमीशन में अच्छे खासे इंक्रीमेंट देती है, अच्छा खासा फिटमेंट जो फैक्टर। तमाम जो बेनिफिट्स हैं उनको बढ़ाती है, तो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी भी अपनी पेंशन, अपने डीए और तमाम जो कर्मचारियों से जुड़े हुए फायदे हैं उनको लेकर और अपनी मांग को तेज कर सकते हैं। सरकार को ईपीएस का जो अब जो 95 को से उसको बदल कर अब चूंकि 2026 कर दिया गया, जी। 2026 कर दिया गया है, सरकार को बदलाव इसमें करने पड़ेंगे, सरकार को पेंशन को बढ़ाना पड़ेगा। अब वो 7,500 करती है सरकार, 5,000 करती है या 2,500 करती है, ये आगे वाले वक्त में देखने की बात होगी। सर मैं इस रिपोर्ट को देख रहा था तो आत्मदाह की भी जो है जो चेतावनी दी जा रही है। कमेटी ने कहा है कि अगर सरकार उनकी मांगों को लगातार, जो जैसा कि मैं आंकड़ों से ही या इंट्रो में भी पढ़ा था सर कि 10 साल वो मामला भी था सर, 10 साल से अधिक जो है वेज सीलिंग वाला मामला भी था, और यहाँ भी लोग कह रहे हैं कि 10 साल से अधिक समय हो गया, मतलब कि एक डिकेड जो है उससे अधिक समय से डिमांड की जा रही है। और जो लगातार हम लोग साइकिल भी समझाते रहे थे सर कि कैसे चरणबद्ध तरीके से ये जो आंकड़ा अभी जो 1,000 के आसपास है, ये पहले 200 या 250 या 500 रुपये के आसपास हुआ करता था, उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं हुआ विद इन लास्ट 10 ईयर्स। तो कहा जा रहा है कि अगर ये नहीं मानेगी सरकार तो आत्मदाह जो है उनका अंतिम विकल्प होगा। नहीं, देखिए जाहिर तौर पर 2015 से कोई बदलाव नहीं हुआ है, लंबा वक्त हो गया। जैसे जैसे सरकार ने जो बेस सीलिंग थी उसको 15,000 से बढ़ाकर 25,000 किया है, जहां पे कि आपके रिटायरमेंट का जो कॉर्पस था वही नाकाफी आपका कट रहा था। आपका अगर 15,000 रुपए तक आपकी अगर सैलरी है बेसिक, तो उस पर ही आपका पीएफ कटने की बात अब तक थी, जिसको जी। सरकार ने बढ़ाया है, ऐसी रिपोर्ट्स है। तो सरकार के एंड पर ये डिले तो लंबे वक्त से है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को इन तमाम जो मोर्चे हैं उन पर आपको डिले की एक प्रैक्टिस सरकार की तरफ से दिखाई दे रही है। लेकिन मजबूरी सरकार की यह है, जो सरकार बार बार इस बात को कह भी चुकी है विशाल, जी। कि जो खजाना है सरकार को उसमें से आपका जो कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है, सरकार जो अपनी तरफ से 1.16% दे रही है, उसके बाद भी सरकार को बजटरी एलोकेशन यहाँ पर जब करना पड़ रहा है। जब भी और सर कल भी हम लोगों ने
जी जी जी। और जब भी सर ईपीएस और ईपीएस 95 की बात होती है, सर ईपीएफओ की बात होती है, तो वो जो टर्म है जो सरकार बार बार कहती है कि फैसला लेने में क्यों देरी हो रही है, एक्चुअल डेफिसिट की बात करती है सरकार। बिल्कुल। सरकार तो वो कहती रहती है कि ईपीएफओ सदस्यों की जो है सामाजिक सुरक्षा मजबूत करने के लिए वो प्रतिबद्ध है, लेकिन पेंशन बढ़ाने से पहले ये भी देखना जरूरी होगा कि पेंशन फंड पर कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा, भविष्य में पेंशन देने की हमारी क्षमता है या नहीं, या बनी रहे, ये भी देखना होगा, फंड की जो है सस्टेनेबिलिटी प्रभावित ना हो। तो लेकिन सर कब तक एक्चुअल डिफिसिट के दम पर सरकार जो है इस मामले को टालती रहेगी? नहीं, देखिए, सरकार ने 11,141 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है 2026-27 में, इसी मद में। तो आप ये देखिए कि सरकार के ऊपर बर्डन इस चीज का जाहिर तौर पर पड़ रहा है कि जो आपको प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के, चाहे ईपीएफ ईपीएस के को लेकर सरकार को जो पैसा खर्च करना पड़ रहा है अपनी जेब से। जी अब ये बर्डन कितना बढ़ेगा? क्या सरकार ने इसके लिए कोई स्टडी की है कि साहब 81 लाख मान लीजिए पेंशनर हैं, इसके साथ ही जो मौजूदा कर्मचारी है उसमें साल दर साल कितने लोग रिटायर होंगे, कितने लोग ऐसे होंगे जिनकी जिनकी सर्विस जो है वो 60 साल को क्रॉस करेगी और उसके बाद वो ईपीएस पेंशन पाने के हकदार होंगे। तो ऐसे लोगों की तादाद सालाना आधार पर कितनी बढ़ेगी और उसका सालाना आधार पर सरकार के खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा? सरकार को, मुझे लगता है, देखिए, सरकार अभी जनगणना करा रही है जिसमें तमाम आंकड़े सरकार आपसे लेने की कोशिश कर रही है और लंबे टाइम बाद जो है ये जनगणना सेंसस हो हो रही रहा है। 2021 में। बिल्कुल, 2021 में जनगणना नहीं हो पाई कोविड की वजह से, और उसके बाद अब जाकर हो रही। सरकार को इन चीजों का भी, जब आप आंकड़ों को लेने की कोशिश कर रहे हैं पूरे देश के, सरकार को यह भी पता करना चाहिए कि साहब जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो टोटल मजदूर हैं उनमें से कितने साल दर साल आधार पर रिटायर होंगे, उनका फिस्कल बर्डन एनुअली सरकार के खजाने पर कितना बढ़ेगा। तो जी सरकार बेसिकली कोई भी कदम तब उठाएगी जब सरकार ये देखेगी कि उसके खजाने पर इसका असर कैसा पड़ रहा है, और इसके लिए स्टडी दरअसल खुद सरकार करनी होगी, आंकड़े सरकार को खुद निकालने होंगे। सर, एक तर्क, लास्ट सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस स्टोरी से रिलेटेड, एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि तमाम लोग कह रहे हैं कि सरकार की झोली में देखिए साल दर साल अच्छे खासी पैसे आ रहे हैं। इस बार के भी अगर जीएसटी कलेक्शन के नंबर देखें तो कह रहा है कि 14 से 15% की बढ़ोतरी है साल दर साल ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और 2,11,000 करोड़ के आसपास का जो है सरकार के पास पैसा आया है। आरबीआई से पैसा मिल रहा है, पीएसयू बैंक से पैसा मिल रहा है। तो एक तर्क जो कर्मचारी संगठन दे रहे हैं कि आपको लगातार 1.5 लाख से ऊपर हमेशा हर महीने जो है आपका जीएसटी कलेक्शन आ रहा है, तो उसमें से कुछ मद हमारे लिए दे दीजिए। नहीं, सरकार केवल एक जीएसटी का कलेक्शन है, उस जीएसटी के कलेक्शन को सरकार केवल एक जो तबके को दे दे ऐसा नहीं होता है। सरकार जब बजट बनाती है तो उसमें तमाम चीजों के, तमाम जो स्कीम्स है सरकार की, सबसे पहली प्रायोरिटी सरकार की इस बात पर रहती है कि जो देश के 80-90 करोड़ लोग जिनको अन्न सरकार फ्री में दे रही है, उनके लिए जो कल्याणकारी स्कीमें चला रही सरकार, उनको कैसे फुलफिल करेगी, नंबर एक। नंबर दो, जो एक सरकार का सबसे बड़ा जो खर्च जाता है वो जाता है आपका डिफेंस सेक्टर पर, वहां के लिए पैसा हटाना है। फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पर, या हम केपेक्स को जिसको कहते हैं, केपेक्स के लिए 11.5 लाख 12 लाख करोड़, और आगे चलकर ये अगर और बढ़ता है तो सरकार दरअसल साल भर का पूरा बजट देखती है, उसमें यह देखती है कि आपका फिस्कल डेफिसिट कितना हो रहा है, सरकार को खजाने के बाहर कितना पैसा उधार लेना होगा। तो ओके। तमाम जब चीजें देख लेती है उसमें उसके हिसाब से सरकार तय करती है। अगर सरकार फ्रीबीज बांटने में, या सरकार इस तरह एक लंबा चौड़ा खर्च कुछ खास सेक्शंस पर करने लगेगी, तो मुझे लगता है फिर वो देश की पूरी की आर्थिक स्थिति भी गड़बड़ाएगी। लेकिन जब देखिए, इसमें दोनों चीजों के विशाल अपने जी अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। लेकिन जब सरकार एड्स पे कमीशन को लेकर, जिसमें बात ये कही जा रही कि 4 का फिटमेंट फैक्टर या 4 के ऊपर के भी फिटमेंट फैक्टर की तमाम संगठनों ने बात की, जिसमें सरकार यूपीएस लेकर आई लेकिन कर्मचारी ओपीएस को लेकर अड़े हुए हैं कि साहब हमको तो पुरानी पेंशन चाहिए, तब आप जो तमाम जो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी हैं, जो खुद भी बैकबोन है देश की इकोनॉमी की, वहां आप जो एक सरकार की जो सोशल सिक्योरिटी का प्रोग्राम है उसमें सरकार अपने पैर पीछे नहीं खींच सकती। वहां भी जी आपको इक्वली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो करना पड़ेगा।
जी, और आपने फ्रीबीज की बात कह दी सर, तो आज भी जो है एक बड़ी चेतावनी आई है सीए साहब की तरफ से, अनंत नागेश्वरन साहब की तरफ से कहा गया है कि फ्रीबीज की वजह से कहीं हमारी जो है वित्तीय स्थिति वो ना गड़बड़ा जाए। इस पर भी कुछ एक लास्ट कमेंट करना चाहेंगे क्या? नहीं देखिए, उन्होंने, हाँ, मैं असल में उनकी ही बात मुझे याद आई जेहन में फ्रीबीज को लेके। जी। उनका ये कहना है कि सबसे बड़ी मुसीबत सरकारों की फ्रीबीज का शब्द सुनते ही जैसे सरकारों के कान खड़े हो जाते हैं फ्रीबीज का नाम सुनते ही। तो ये एक बड़ी मुश्किल है सरकारों की, जहां सरकारों को अब उसको भी दो तरह से डिवाइड किया जाता है विशाल। ये देखा जाता है कि जो फ्रीबी आप दे रहे हैं वो जन कल्याण की फ्रीबी है या वो वोटरों को लुभाने की फ्रीबी है। तो जी। उसमें भी तमाम सारे उसमें भी आप ये कहिए कि आर्गुमेंट्स आते हैं कि साहब जो मेरी फ्रीबी बनाम आपकी फ्रीबी, हम्म। तो कौन सी फ्रीबी सरकार के लिए फायदेमंद है, कौन सी नुकसानदेह है। सरकार 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दे रही है, आप उसको फ्रीबीज कह लीजिए, लेकिन वो देश के तमाम लोगों को एम्पावर कर रही है ताकि उनके जो कमाई है, जो ना के जी। बराबर कमाई है, वहां पर वो अपने घर को चला भी पाए। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। क्या आने वाले दिनों में यूपीआई से पेमेंट करना पहले जैसा बिल्कुल मुफ्त नहीं रहेगा? क्या 2020 में खत्म हुआ एमडीआर अब फिर से वापसी जो है करने वाला है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या हर बार क्यूआर कोड स्कैन करते ही किसी न किसी को अतिरिक्त शुल्क यानी कोई चार्जेस चुकाना पड़ेगा? असल में वित्त मंत्रालय के एक नए प्रस्ताव ने डिजिटल पेमेंट की दुनिया में बड़ी हलचल मचा दी। आखिर सरकार ऐसा कदम क्यों उठाना चाहती है? इससे किसे फायदा होगा, किस पर पड़ेगा बोझ, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसका असर आपकी हमारी जेब पर भी पड़ेगा क्या? प्रवीण सर का रुख करेंगे, समझते हैं इस पूरी खबर को जो है आसान भाषा में। सर, 2020 से कहा जा रहा है कि एमडीआर जो है नहीं लग रहा था, क्या अब 6 साल के बाद फिर से क्या कोई फीस लगेगा? क्योंकि देखिए आंकड़े बता रहे हैं कि मोर देन 80%, 85%, इनफैक्ट 88% जो लोग हैं, देश की आबादी जो है, वो यूपीआई से पेमेंट कर रही है। फॉर ईज ऑफ कंफर्ट कहिए, तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं। अगर 88% लोग जो है यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं और उन पर अगर कोई चार्जेस लगने लगा तो बड़ा सवाल है। आप म्यूट हैं सर। जी, हेलो। प्लीज प्लीज बोलिए, प्लीज बोलिए। हाँ बिल्कुल, देखिए विशाल, ऐसा है कि टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 सरकार आज लेकर आई है, और इसके जरिए कई सारे जो हैं काम सरकार करने की कोशिश कर रही है। एक पार्ट उसका विदेशी पूंजी को अट्रैक्ट करना और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है। दूसरा, सरकार यहाँ पर जो यूपीआई या डिजिटल पेमेंट को लेकर कानून लेकर आ रही है, जिनको अब तक टैक्स फ्री की कैटेगरी में डाला गया था, वहां सरकार अब कह रही है कि कौन से जो पेमेंट है जो फ्री की कैटेगरी में रह सकते हैं और कौन से पेमेंट ऐसे हैं जो जिन पर की एमडीआर या जिन पर की शुल्क लगाया जा सकता है। तो अब जो एक्सपर्ट हैं, जो जानकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये एक प्रीकर्सर है या ये एक इस बात की शुरुआत है कि आगे चलकर आपको जो एमडीआर है वो देना पड़ सकता है, यानी आपको जो यूपीआई का पेमेंट है उसको, उस पर पैसे आपको देने पड़ सकते हैं। सर, अब बात आती है कि माफी चाहूंगा आपको रोक रहा हूं। सबसे पहले कहानी को आप आगे लिए चलिएगा, लेकिन जो लोग हमारा जो शो देख रहे हैं, अगर उनको एमडीआर समझने में थोड़ी तकलीफ हो तो उसको आसान भाषा में थोड़ा समझा दीजिए। नहीं देखिए, मर्चेंट डिस्काउंट रेट है बेसिकली ऐसा, ये वो दर है जो बैंकों को या जो पेमेंट एग्रीगेटर हैं, पेमेंट एग्रीगेटर्स में कौन कौन आ गए विशाल, जैसे फोन पे आ गया, जी, जैसे आपका गूगल पे आ गया, पेटीएम आ गया, जैसे आपका, बिल्कुल, जैसे आपका रेजर पे आ गया। इस तरह के जो तमाम प्लेटफॉर्म है, जो फैसिलिटेटर हैं आपके एक आम यूजर के और एक मर्चेंट के बीच में एक कड़ी है बेसिकली पैसा भेजने की, किसी कोई दो पार्टियों के बीच में। अब अभी इनको किसी तरह का पैसा नहीं मिलता है जब कोई व्यक्ति किसी मर्चेंट को पेमेंट करता है उस चीज के लिए। जी, आप गए, आपने किसी दुकान से सामान खरीदा और वहां पे यूपीआई से पेमेंट किया और आप चले आए, और आप न तो यूजर को पे करना पड़ा, ना जो मर्चेंट है उसको पे करना पड़ा, ना ही बैंक को और ना ही जो आपका एग्रीगेटर है जिसमें आपके पेटीएम वगैरह सर्विसेज हो गई। अब जो सरकार कानून लेकर आ रही है, इसके तहत अब जो बड़े जो पेमेंट हैं फिलहाल, उनके लिए एक पेमेंट को लाया जा सकता है जो 0.3% हो सकता है, 0.2% हो सकता है। यानी आपका जो 1,000 रुपए की खरीद है तो उस पर 3 रुपए का के लगभग का, या 2 रुपए का, या 4 रुपए का, इस तरह का एक पेमेंट की फीस आप पर लग सकती है। जी, अब कहा यह जा रहा है कि ये पेमेंट लगेगा उन पर जो मर्चेंट है या जो बड़े पेमेंट के लिए हैं, तो मर्चेंट पर लगेगा। लेकिन आप ये समझिए कि अगर मर्चेंट पर लगेगा फीस लगेगी,
तो वो यूजर पर ही दरअसल फीस लगेगी, एक आम आदमी को ही उसका पैसा चुकाना होगा। जैसे जीएसटी का है, आपको जीएसटी एक एंड यूजर को जीएसटी देना होता है, संभवतः उसी तरह का यहाँ पर भी खेल होगा, जहां आम आदमी को फिर पैसे चुकाने होंगे। एग्जैक्टली सर, कोई क्यों ही उतना बर्डन सहेगा, क्योंकि वो सभी ना सभी चीज़ जो है वो पास ऑन होती है कस्टमर पर ही, क्योंकि कस्टमर ही खरीदने जाती है। और वही तर्क दिया भी जाता है दुकानदारों की तरफ से भी कि भाई आप खरीद रहे हैं तो आप ही पे करिएगा, हम कहाँ से पे करेंगे। लेकिन सर ये सरकार ये बदलाव क्यों करना चाह रही है, इसके पीछे भी कई आंकड़े कहा जा रहा है, जैसा कि मैंने ओपनिंग रिमार्क में भी कहा कि 88% जो है डिजिटल ट्रांजैक्शन यूपीआई के जरिए हो रहे हैं। और हर महीने सर ये आंकड़ा देखिए, ये तादाद जो है 23 अरब से ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं। उनके वैल्यूएशन को देखा जाए तो करीब 30 लाख करोड़ का लेन देन हो रहा है। और व्हाट इज़ द फ्यूचर, अब फ्यूचर की बात की जाए तो आने वाले समय में कहा जा रहा है कि 60 करोड़ नए यूजर्स जुड़ सकते हैं और हर महीने करीब 100 से 150 अरब जो है वो ट्रांजैक्शन होने का अनुमान है। यानी आगे भी सर इसमें बढ़ोतरी होगी यूपीआई पेमेंट्स में। क्या इसी यही बड़ी वजह है सर जिस वजह से एमडीआर लगाने की सोच? नहीं देखिए, उसके पीछे एक बड़ी वजह विशाल ये भी है कि जो पेमेंट एग्रीगेटर हैं, जो जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, यूपीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर जो सरकार की तरफ से तैयार किया गया है एनसीपीआई के जी। एनपीसीआई के जरिए, इन सबका तर्क ये है कि साहब चूंकि कोई फीस नहीं लग रही, कोई पैसा रिटर्न नहीं आ रहा है, इस वजह से यहाँ जो डिजिटल पेमेंट है या जो डिजिटल पेमेंट का जो इकोसिस्टम है वो ठहर गया है, उसमें नई ग्रोथ आनी अब मुश्किल हो गई है। और इसलिए पैसा लिया जाना जरूरी है। जब पैसा आएगा तो नया इन्वेस्टमेंट यहां आएगा इसमें, क्योंकि इनका कहना यह है कि अभी भी बिलियंस ऑफ जो ट्रांजैक्शन है वो पर मंथ हो रहे हैं। इसके बावजूद यहाँ 3 गुना ट्रांजैक्शन को बढ़ाए जाने की गुंजाइश मौजूद है। तो ये एक बड़ा भारत में जो यूपीआई का जो पूरा या आप पेमेंट को अगर आप देखें डिजिटल, उसका एक बड़ा बड़ा बेस जो है वो पिछले 5-6 साल में तैयार हुआ है। लेकिन ओके। इसमें अभी बढ़ोतरी की गुंजाइश है। नया पैसा कैसे आएगा अगर आप नई कोई फीस नहीं लगाएंगे? इस वजह से इस पर पैसे लिए जाने का एक बड़ा तर्क इन तमाम कंपनियों का था। और इसी वजह से आप देखेंगे कि जितने भी जो लिस्टेड पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं उनके शेयरों में भी बड़ा उछाल आया, इस चीज को देखते हुए कि अब इनको एक पैसा मिलना शुरू होगा जो भी मर्चेंट्स के पास पेमेंट होंगे। तो रेवेन्यू ग्रोथ की संभावना बढ़ रही है। बिल्कुल। जी, चलिए इस पूरे मामले पर पेमेंट इंडस्ट्री क्या चाहती है वो भी हम समझ लेते हैं। देखिए, पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया ने सरकार से जो कहा है कि जीरो एमडीआर नीति जो है उस पर दोबारा विचार करने की मांग है। पीसीआई का कहना है कि यूपीआई नेटवर्क को चलाने और बढ़ाने में सालाना करीब 10,000 करोड़ रुपए का खर्च आता है, जबकि सरकार की तरफ से जो इंसेंटिव स्कीम है उससे करीब 1,500 करोड़ रुपए ही मिलते हैं। यानी खर्च और सहायता के बीच में जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा है। तो कुछ सुझाव दिए हैं पीसीआई ने प्रवीण सर। रुपए डेबिट कार्ड पर एमडीआर जो है वो लागू किया जाए, यूपीआई पर सिर्फ बड़े कारोबारी यानी लार्ज मर्चेंट से 0.3% एमडीआर दिया जाए, छोटे दुकानदारों को राहत दी जाए। तो जो छोटे दुकानदार हैं उनके एंगल से कुछ बात बन रही है सर, उनको राहत मिलेगी? नहीं देखिए, अब इसमें ये बात है, जहां मान लीजिए आप परचून की दुकान पर गए, वहां आपने 100, 200, 500 रुपए का जो आपने पेमेंट किया, 600 रुपए का पेमेंट किया, उन सबको इससे बाहर रखने की बात कहेगी, ताकि जो छोटे आप किराना दुकान पे जाते हैं या सर उन कहीं पर तो और आप ऑलरेडी जब इतनी आफत है प्रवीण सर, लगातार हम लोग जो किराना दुकानदारों को लेकर स्टोरीज करते रहते हैं, उन पर तो सर्वाइवल का ही जो है वो खतरा है। तो ऐसे में छोटे दुकानदारों को राहत मिलेगी इस मोर्चे पर, तो ये तो अच्छी खबर है। हाँ नहीं, ये देखिए राहत तो अभी भी है उसमें जी। कोई, क्योंकि वो इनकम टैक्स से चूंकि फ्री है इसलिए वहां पर कोई किसी तरह का चार्ज नहीं लग रहा था, तो राहत तो। और सरकार ने अपने इनकम टैक्स बिल जो 2026 था उसमें भी इस चीज को कहा था। और अब चूंकि अमेंडमेंट सरकार लेकर आ रही है जो इस बिल का, जी। उसमें इसको लेकर आने की बात कही जा रही है। तो देखिए उसमें दोनों चीजें हैं विशाल, केवल छोटे दुकानदार नहीं है, उसमें जितने ई कॉमर्स साइट है वहां पर भी जो यूपीआई का पेमेंट है वो भी आपका फ्री रहेगा एक तरह से। लेकिन जो बड़े ट्रांजेक्शन है वहां सरकार लेने की बात कर रही है। जाहिर तौर पर छोटे जो लेन देन है उसमें यूजर को भी फायदा होगा। मैं सीधे सीधे इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि खरीदारी कोई भी हो, इसका इम्पैक्ट सीधे तौर पर जो एंड यूजर है, जो खरीदार है, उसके ऊपर पड़ने वाला है। चाहे 3 रुपए हो, चाहे 5 रुपए हो, पूरा का पूरा खर्च जो है, जो भी मर्चेंट है, अगर रिटेल में कोई सेल्स होती है तो उसका खर्च सीधा सीधा जो खरीदार है उस पर डालेंगे। आपको मैं एक बार मतलब एक उदाहरण दे जी। देता हूं
क्रेडिट कार्ड का आप कुछ सर्टेन जगहों पर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो दुकानदार आपसे उसका क्रेडिट कार्ड का जो यूजर फी है उसको लेते हैं आपसे, कभी 4% कभी 2% के हिसाब से लंबा चौड़ा चार्ज आता है। जबकि वैसे अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे किसी भी ऑनलाइन साइट के लिए, तो आप पर क्रेडिट कार्ड के यूसेज के चार्जेस नहीं लगते। लेकिन अगर आप किसी दुकान पर जाकर उसको क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करेंगे तो वहां पर अक्सर जो शॉपकीपर हैं वो उसके लिए अलग से चार्ज लेते हैं। तो जी। खर्चा आपके ऊपर बैठने वाला है अगर ये चार्जेस लागू होते हैं। चलिए, वित्त मंत्रालय ने जो कानून में संशोधन का प्रस्ताव दिया है उस मामले को भी समझ लेते हैं, क्योंकि प्रवीण सर भी लगातार जो है अपने स्टेटमेंट में इस बात को दोहरा रहे हैं। देखिए, इस संशोधन के जरिए जो है सेक्शन 10A को हटाने का प्रस्ताव है, और यही सेक्शन है जो अभी जो है यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड पर 0 MDR यानी 0% जो शुल्क है वो लागू रखता है। तो कहा जा रहा है कि अगर ये प्रस्ताव हटता है तो सरकार भविष्य में यूपीआई पर MDR लागू करने की जो अधिसूचना है यानी नोटिफिकेशन है वो जारी कर सकती है, और यहीं से जो है सारा रायता जो है वो फैलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन चलिए, यूपीआई से जुड़ी हुई एक और कहानी है प्रवीण सर। कहा जा रहा है कि अगर ऑनलाइन ठगी अगर होती है तो उसको लेकर, उसको रोकने को लेकर अब बैंकों ने एक सुझाव दिया है। बैंक ने कहा है कि 1 घंटे तक जो है थोड़ा सा वो बफर टाइम मिले, ताकि हम लोग जो है किसी भी सस्पिशियस जो है ट्रांजैक्शन उसको ट्रैक करें। ये क्या मामला है और इसको क्यों मानने से जो है इनकार किया गया, और उसके पीछे क्या तर्क दिया गया? उसके पीछे ये तर्क दिया जा रहा है कि येस और नो का ऑप्शन आया है। तो पूरा मामला क्या है, थोड़ा समझाइए सर। नहीं नहीं, ये देखिए बैंकों का तर्क नहीं था कि आप डिलेड जो पेमेंट है प्रोसेस करना उसको करा जाए, ये अच्छा, ये आरबीआई का आरबीआई का दरअसल जी तर्क था। जी हाँ बिल्कुल, आरबीआई का तर्क था कि साहब आरबीआई देखिए नई गाइडलाइंस नए ड्राफ्ट रूल लेकर आने के लिए तैयार है। और आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर है उनके साथ बैंकों के जो सीईओज हैं उनकी बैठक हुई थी बहुत हाल में ही। जी और इसमें जिस तरह से डिजिटल फ्रॉड बढ़ रहे हैं उनको रोका कैसे जाए, पूरा का पूरा जो बैठक का एजेंडा वो सिर्फ इसी चीज पर था। रिजर्व बैंक ने कुछ दिन पहले और हम लोगों ने इसको डिस्कस भी किया था विशाल, कि रिजर्व बैंक ये चाहता है कि जब आप बड़े ट्रांजैक्शन करते हैं 10,000 रुपए या उससे ऊपर के, तो वो सीधे सीधे तुरंत के तुरंत या इंस्टेंट पेमेंट ना हो जाए अगर आप कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। इसको डिलेड वे में करा जाना, यानी 1 घंटे बाद ये ट्रांजैक्शन दूसरे के जिसको आप कर रहे हैं उसके खाते में रिफ्लेक्ट हो। इसके जरिए करने की ये कोशिश है कि जो फ्रॉड है वो ना हो पाए। किसी को कोर्स करके, किसी को जबरदस्ती एक्सटॉर्शन करके आप किसी को किडनैप कर लिया और उसके बाद उससे कहा कि आप पैसे ट्रांसफर करो, तो वो तुरंत का तुरंत ट्रांसफर ना हो पाए, वो पेमेंट अटके, इन बिटवीन आप पुलिस को सूचना दे पाए। इस तरह का फ्रॉड को रोकने की वो तैयारी थी। जी अब उसको जो ड्राफ्ट रूल है उसमें 2-3 चीजें नई आ रही हैं निकल कर। एक बात यह आ रही है कि क्या हम एक ऐसा यस और नो का एक हम ऑप्शन दे सकते हैं या नथिंग का, जिसके जरिए जब आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो एक जो बटन है वो पॉपअप हो जी। जिसमें आप या तो यूपीआई उस ऐप नहीं ट्रांजैक्शन कहा को जा रहा है सर, यूपीआई ऐप में बिल्कुल एक जो है ऑप्शन आएगा तुरंत यस और नो का। कहा बिल्कुल जा रहा है कि यस कीजिएगा तो तुरंत पैसा चला जाएगा, नो कीजिएगा तो वो रद्द हो जाएगा, और अगर आपने कोई कमांड नहीं प्रेस की तो 1 घंटे के बाद जो है पैसा खुद ब खुद जो है ट्रांसफर के पास जो है वो चला जाएगा। लेकिन सर मेरा आपसे सवाल एक है कि ये तो यूपीआई का बिल्कुल मोटिव ही जो है वो खत्म हो जाएगा। अगर मान लीजिए तुरंत पैसा गया ही नहीं, तो जब यूपीआई लॉन्च हुई थी तब लोगों को यही कहा गया था कि आप इधर क्लिक कीजिए, इधर विदिन सेकंड जो है पैसा चला जाएगा। तो इस बात का विरोधाभास है कि नहीं है? हाँ, तो इसी चीज को लेकर बैंकों और जो यूपीआई को चला रहे हैं एनपीसीआई उनका और आरबीआई के बीच में थोड़ी सी जो मतभेद है वो दिखाई दे रहे हैं। अब इनका यही कहना है कि साहब जो एनपीसीआई है उसका ये कहना है कि साहब अगर आप इस तरह की टैक्टिक्स लेकर आते हैं तो ये जो पूरा का पूरा जो हम डिजिटल एक इंफ्रास्ट्रक्चर देश में खड़ा करना चाहते हैं जिसमें ग्रोथ की अभी बड़ी संभावनाएं हैं, वहां पर एक बड़ा इसको नुकसान होगा, वो ग्रोथ को ये रोकने वाला काम है। अब इसके लिए ये कहा गया है कि साहब जो बैंकों का कहना है उनका ये कहना है कि 2 काम हम कर सकते हैं। एक तो जो 10,000 की लिमिट है इसको बढ़ाकर हम 20 और 25,000 रुपए ठीक है, करते हैं, ठीक जो है। डिलेड ट्रांजैक्शन करने की बात है। हम्म, दूसरा तरीका उनका कहना यह है कि इसको भी ना करें, हम एक काम ये कर सकते हैं कि जितने और ट्रांजैक्शन हैं जहां संदेह पैदा हो रहा है हम उन ट्रांजैक्शन को केवल रोकें, उनको डिले करें, बाकी अच्छा हर ट्रांजैक्शन को होने दिया जाए। जैसे मान लीजिए अब कोई रात के 2 बजे कर रहा है या सुबह के 4 बजे अगर कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है, 3 बजे कर रहा है, तो वो एक अलार्म रेज करता है, एक अलर्ट रेज करता है कि साहब इस टाइम कोई
ट्रांजैक्शन क्यों कर रहा होगा जब देश में ज्यादातर लोग सो रहे होते हैं। तो वहां एक ऑथराइजेशन की प्रोसेस आए कि साहब यस कीजिए, नो कीजिए, या ये चीज ओके है। ओके। दूसरी बात है कि आपका मान लीजिए नया अकाउंट कोई खुला है और उस खाते में पैसा भेजा जा रहा है, किसी ने नया अकाउंट खोला और आपके अकाउंट से पैसे उसमें जा रहे जो हैं, आप तो म्यूल जो अकाउंट वाला म्यूल मामला भी अकाउंट, समझाते थे सर, बिल्कुल म्यूल अकाउंट वाला भी जो मामला आप बिल्कुल, तो जो समझाते थे। म्यूल अकाउंट वाला मामला है, ये माना जा रहा है कि कहीं ये इस तरह के तो ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे, इसलिए इनको रोका जाए। तो इस तरह की चीजों को जो या अननोन कोई व्यक्ति है, मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को जानते नहीं, आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में नहीं है, और ऐसे किसी व्यक्ति को आप 10,000 या 20,000 रुपए आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो ऐसे ट्रांजैक्शन अगर आते हैं तो जी। बैंकों का उस पर, या बैंक या जो एग्रीगेटर वहां पर एक अलर्ट का जो या अलार्म रेज होता है और उनको देखने की जरूरत है। इस तरह से फ्रॉड अकाउंट को या फ्रॉड जो ट्रांजैक्शन है उनको रोका जाना चाहिए। लेकिन मेरे मेरे समझ से सर ये कदम बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जिस तरह से सरकार भी जो है बड़ी सजग है। हर बार अगर हम लोग किसी को फ़ोन कर रहे हैं तो जो है कॉलर ट्यून में जो है लोगों को आगाह करने की कोशिश की जा रही है। साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। कई लोग जो है ब्यूरोक्रेट से लेकर आम लोग तो फंसते ही जा रहे हैं। इनफैक्ट सीनियर सिटीजन्स भी जो है जिस तरह से जो जाल में फंसते जा रहे हैं सर, वैसे लोगों को जो है बड़ी राहत मिलेगी। और ऐसा इस कहानी में एक और एंगल भी मैं जोड़ना चाहूँगा सर, माइथोस को लेकर भी लगातार आप जो है कहानियाँ बताते रहते हैं। जिस तरह से कहा जाता है कि बैंकिंग सिस्टम में वो लूप होल खुद अपने आप जो है वो पहचान लेता है, उसके बाद पूरे सिस्टम को जो वो करप्ट कर लेता है या अपने हिसाब से उसको चलाने की कोशिश करता है। ऐसे सब चीज़ों को जो है रोकथाम करने में बड़ा मददगार होगा। क्या आप सहमत हैं सर? बिल्कुल ना, बिल्कुल। देखिए सरकार की कोशिशें हैं, लेकिन इसके बावजूद आप ये मानकर चलिए कि बड़े पैमाने पर जो डिजिटल फ्रॉड है, साइबर फ्रॉड है, वो हो रहे हैं, वो रोके नहीं जा पा रहे हैं। और ये भी कहा गया इसी पूरी प्रोसेस में कि अगर 10,000 रुपए के ट्रांजैक्शन को बहुत थोड़ा भी माना जाए, जो 2% भी अगर माना जाए, तब भी अगर आप वॉल्यूम देखेंगे यूपीआई ट्रांजैक्शन का मंथ ऑन मंथ, वो इतना बड़ा है कि 10,000 रुपए के ट्रांजैक्शन आपको बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर एक मैकेनिज्म इस तरह का जरूर बनना चाहिए जहां पर कि हर ट्रांजैक्शन, फ्रॉड ट्रांजैक्शन न भी रोका जा सके, लेकिन उसमें कम से कम 80-90% भी अगर आप ट्रांजैक्शन फ्रॉड वाले रोक लेते हैं तो ये एक बड़ी उपलब्धि विशाल मानी जा सकती है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। मोदी सरकार ने बड़े लाव लश्कर के साथ 1 अप्रैल 2025 को यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लॉन्च किया था। कहा था कि एनपीएस से अच्छी स्कीम है, सब लोग इसको ऑप्ट कीजिए। लेकिन सरकार के बार बार अनुरोध करने के बावजूद लोग एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट नहीं। सरकार ने डेडलाइन को भी कई बार आगे बढ़ाया। पहले 30 जून 2025 तक यूपीएस जो है चुनने का समय दिया गया था। इसके बाद समय सीमा को बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 किया गया। फिर 30 नवंबर 2025 तक यूपीएस का जो है विकल्प चुनने का मौका दिया गया। इन हथकंडों के बावजूद 29 लाख कर्मचारियों में से सिर्फ 1.18 लाख कर्मचारियों ने ही यूपीएस चुना। यानी अब तक करीब 4.5% या कहिए तो 4% एलिजिबल एनपीएस कर्मचारियों ने यूपीएस को चुना। इतनी बड़ी नाकामी के बावजूद सरकार का यूपीएस को लेकर जो है ताज़ा बयान कर्मचारी संगठनों को रास नहीं आ रहा है। सबसे पहले संसद में यूपीएस को लेकर निर्मला सीतारमण ने क्या कहा, ये जानने की कोशिश करते हैं। फिर विवाद क्यों गहरा रहा है, ये मामला भी जो है प्रवीण सर से समझने की कोशिश करें। सर वंस अगेन ओपीएस को लेकर हम लोग कहानी करते आए हैं, सुनते आए हैं, समझते आए हैं आपसे। फिर यूपीएस का चैप्टर खुलता हुआ नजर आ रहा है। और इस बार क्या कह दिया निर्मला सीतारमण ने संसद में, और उसके बाद क्यों कर्मचारी संगठन विरोध कर रहे हैं? देखिए 3 तारीख को वित्त मंत्री का जो बयान आया या जवाब आया है, जो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के जो सवाल हैं उसके उसके उत्तर में उन्होंने तमाम जो बातें हैं यूपीएस से जुड़ी हुई उसका जिक्र उन्होंने किया है यहाँ। और यहाँ एक विशाल सवाल जो मेरे दिमाग में सबसे पहले खटका जब मैंने ये जी। नंबर देखा, तो वो एक बड़ा, मतलब अब इसमें हो सकता है सरकार बाद में स्थिति स्पष्ट करे या जो जानकार हैं वो बताएं। पहले जब हम नंबर देख रहे थे, जब 1.24 इसकी 1,22,000 हाँ, कुछ 22,000 था शायद नंबर, हम्म, 1,22,000 कुछ नंबर था जो उन्होंने यूपीएस में एनरोल किया था। अब जब सरकार बता रही है 19 जुलाई 2026 तक का सरकार ने आंकड़ा दिया है, और ये आंकड़ा है 1,18,195 का। तो क्या 4-5 हजार लोगों ने, जो सरकार ने वन टाइम एक स्विच का ऑप्शन दिया था जी, स्विफ्ट या हो गया। रिवर्ट करने का ऑप्शन दिया था कि आप यूपीएस से एनपीएस में जा सकते हैं, तो क्या 4-5 हजार लोग वापस चले गए एनपीएस में? ये एक सवाल पैदा होता है कि नंबर घट कैसे गया ये। जी। तो ये सवाल पैदा नहीं होता तो यही हो है। सकता है सर कि कई लोगों ने चले गए होंगे एनपीएस में।
नहीं तो आप ये समझिए कि आपका 1 अप्रैल 2025 से लागू हुआ और आपका जुलाई या 1 साल के भीतर जो 30 नवंबर तक की तो आपने डेडलाइन दी थी जी। इसमें एनरोल करनी थी, 30 नवंबर नवंबर 2025 की। 30 नवंबर 2025 से जब हम 19 जुलाई 2026 की बात कर रहे हैं तो 4,000 कर्मचारी वापस लौट गए एनपीएस में। इससे इस स्कीम की नाकामी का अंदाजा लगता है कि यहाँ ये स्कीम किस तरह से जी। एम्प्लॉयज को लुभाने में विशाल नाकाम रही। जी। अब उन्होंने जो बाकी का जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा, जो एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये आया था कि क्या सरकार ने जब से इस स्कीम को लागू किया है इसका रिव्यू कोई किया है, इसके परफॉर्मेंस का कोई रिव्यू किया है? तो वित्त मंत्री का जवाब है कि हमने इसका कोई रिव्यू अभी तक नहीं किया है। दूसरी बड़ी बात जो उन्होंने अपने जवाब में कही विशाल, वो ये कही है कि साहब हमारा इसको रिप्लेस करने का, इसको मॉडिफाई करने का या इसको विड्रॉ करने का कोई इरादा सरकार का नहीं है। तो ये दो बड़ी बातें सरकार ने कही हैं और सीधे तौर पर जो एनपीएस के एम्प्लॉइज हैं केंद्र सरकार के, जिनकी डिमांड हमेशा से ये थी कि साहब आप इस स्कीम को वापस लीजिए और पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर आइए, वहां पर इन जो तमाम कर्मचारी हैं, लगभग 27 लाख कर्मचारी हैं, उन सबको जो है निराशा हाथ लगी है। चलिए, अब ऑल इंडिया जो है एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं मनजीत सिंह पटेल साहब, उन्होंने क्या विरोध प्रदर्शन किया है और क्या नाराज़गी जताई है, क्या आपत्तियां हैं उनकी, ये समझ लेते हैं। उन्होंने कहना है कि यूपीएस पूरी तरह जो है गारंटीड पेंशन स्कीम नहीं है, ये केवल एक पे आउट की व्यवस्था है। कर्मचारी से पूरी नौकरी के दौरान जो है कंट्रीब्यूशन तो लिया जाता है और लेकिन बाद में उनको जो है उतने मन मुताबिक जो है पेंशन नहीं मिलती है। इसी कारण से कई कर्मचारी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। सर, इन आपत्तियों को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, उनका तो साफ तौर पे कहना है कि ये सरकार का कर्मचारियों के पैसे को हड़पने का एक एजेंडा या एक स्कीम थी जिसको सरकार ने वो लागू किया। लगातार बार बार भी विरोध करते थे सर, और लगातार मैंने उनके साथ जब इंटरव्यू किया तो वो यूपीएस कैलकुलेटर को लाने की बात कही थी। अब सरकार ने उसको समझने में बड़ी दिक्कतें हुई। वो तो कहते थे कि तमाम जितने भी जो कर्मचारी हैं 29 लाख के आसपास, वो तो इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हैं। कई लोग इतने हैं जो उतने लिटरेट नहीं हैं, टेक savvy नहीं है, टेक्नोलॉजी को उतना अच्छे तरीके से नहीं जानते, वो कहाँ से उतना गुना भाग कर पाएंगे। सरकार की तरफ से हम लोगों ने ये तर्क सुना था कि सरकार कह रही थी कि हम तमाम नुक्कड़ जो है समझिए तमाम रेलवे स्टेशन से लेकर तमाम जगह हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गारंटीड पेंशन 50% हम दे रहे हैं। फैमिली पेंशन वाला जो मामला उसको हम लोगों ने दुरुस्त किया है। उसके बावजूद ये नंबर आना, और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये आंकड़ा और लगातार घटता ही चला जा रहा है, अब तो सरकार उसमें किसी भी तरह का ये फ्रीबी भी नहीं, मतलब जो एक्सटेंशन की बात थी सर, वो एक्सटेंशन भी नहीं दे रही है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मात्र 1,18,000 लोगों के लिए सरकार एक स्कीम चलाएगी पेंशन की, और बाकी के जो एनपीएस इनरोल्ड हैं उनको चलाएगी, और कुछ जो है 2004 से पहले वाले वो तो ओपीएस की स्कीम चला रहे हैं। नहीं, बल्कि मंजीत सिंह पटेल का तो ये भी कहना है कि जो दिल्ली में और जो कई जगहों पर जो लोग रिटायर हुए हैं यूपीएस ऑप्ट करके, उनको तो पेंशन भी नहीं मिल रही, ना उनको एनपीएस की पेंशन मिल रही, ना उनको यूपीएस की पेंशन मिल रही। तो लोग रिटायर हो गए, उनको पेंशन नहीं मिल रही, इस तरह के भी आरोप हैं। अब जी, देखिए, सरकार इस स्कीम में तो पूरी तरह विशाल फेल रही है इसमें। कोई दो राय नहीं और है। जैसा जैसा 1.5 साल के लगभग का वक्त सरकार ने लिया, जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे, जो कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी टीवी सोमनाथ। सोमनाथन, उनकी उनकी अगुवाई में कमेटी बनी थी जिसने पूरा का पूरा इसको तैयार किया। उसके बावजूद जो पूरी की पूरी जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, वो किसी भी तरह का ट्रैक्शन खींचने में या एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट करने में विशाल पूरी तरह नाकाम रही है। कर्मचारियों का बड़ा तबका इस चीज को मानता है कि साहब आप जो लेकर आए स्कीम, इसमें पैसा कॉन्ट्रीब्यूटरी और गवर्न, और जो वित्त मंत्री ने भी अपना जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा कि रिस्पॉन्सिबल फंडेड स्कीम है ये, कॉन्ट्रीब्यूशन बेस्ड रिस्पॉन्सिबल फंडेड, यानी सरकार का एक बड़ा रिस्पॉन्सिबली फंडेड प्रोग्राम है जिसमें एम्प्लॉयज की का कॉन्ट्रीब्यूशन लगातार है। और उसके बावजूद सरकार ने जब इतने फैंसियर के साथ, इतनी शोर शराबे के साथ जब सरकार इसको लेकर आई थी, उसके बावजूद इसका फेल हो जाना ये बताता है कि आगे चलकर एनपीएस से जुड़े जितने भी कर्मचारी हैं वो फिर से पुरानी जो पेंशन है उसको बहाली को लेकर अपनी मांग को और तेज करने वाले हैं। जो तमाम दूसरे संगठन भी हैं जो 8th पे कमीशन में जिन्होंने अपना मेमोरेंडम दिया है, जी। सबने इस बात को, चाहे एनसीजेसीएम क्यों ना हो, सबने इस बात को कहा कि साहब पहले पुरानी पेंशन को आप लेकर आइए, आगे की बात तब सरकार के साथ और होगी। शायद मुझे याद आ रहा है सर, आपने भी बताया था, मंजीत सिंह पटेल साहब ने ये आह्वान किया है कि ओपीएस को लेकर वो दिल्ली के जंतर मंतर पर शायद धरना प्रदर्शन भी करेंगे।
हाँ, 10 तारीख का संभवतः ओपीएस को लेकर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। जी, तो 5 अगस्त को सर, जैसे कल आप बता रहे हैं, ईपीएस 95 पेंशनर्स जो हैं, जो बिल्कुल। 81 लाख लोग हैं, वो जमा होंगे। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि 10 तारीख को जो है 29 लाख के आसपास अगर एनपीएस जो हैं, तो तमाम जो पेंशनधारी हों सर, कर्मचारी वर्ग है, वो बड़ा नाराज है सर पूरे इस व्यवस्था को लेकर। नहीं, बिल्कुल देखिए, कर्मचारियों की, चाहे सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी हों, चाहे प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी हों, सबकी सरकार से बड़ी बड़ी डिमांड्स हैं। सरकार कितना किसकी डिमांड को पूरा कर पाएगी, ये देखने वाली बात है, क्योंकि आखिर में सरकार को लंबे चौड़े इसमें अपने पे आउट सरकार को अपनी जेब से करने पड़ेंगे। कितना सरकार करने के लिए तैयार है विशाल, ये जी, एक बड़ा सवाल है यहाँ पर। चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया सर। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मनी9।